वोकैब भैया में सभी का स्वागत है। हाँ जी, वोकैब हुई अब और आसान। आज की चर्चा में हम सब मिलकर कुछ नए दिलचस्प अंग्रेजी शब्द सीखेंगे, जानेंगे उनके हिंदी मतलब, मिलते जुलते शब्द यानी सिनोनिम्स, और हाँ, ये भी देखेंगे कि वाक्यों में उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इन शब्दों को पक्का याद रखने के लिए आखिर में एक मजेदार कहानी भी सुनेंगे, जिसमें ये सारे शब्द एक साथ पिरोए गए होंगे। कहानी से सीखना आसान और मजेदार हो जाता है। एकदम सही। तो फिर देर किस बात की, चलिए खोलते अपनी ज्ञान की पोटली और शुरू करते हैं शब्दों का ये दिलचस्प सफर। ऑलराइट, वी आर ऑन अ फर्स्ट वर्ड नाउ। पहला शब्द है लॉफ्टी। सुनने में ही थोड़ा ऊंचा सा लगता है ना? हाँ, और इसका मतलब भी कुछ वैसा ही है। अंग्रेजी में लॉफ्टी का अर्थ होता है ऑफ ग्रेट हाइट, नोबल और हाई इन कैरेक्टर। मतलब कोई चीज जो बहुत ऊंची हो, जैसे पहाड़, या फिर कोई विचार या लक्ष्य जो बहुत महान या ऊंचा हो। अच्छा, तो हिंदी में हम कह सकते हैं ऊंचा या महान, जैसे किसी के इरादे नेक और ऊंचे हों तो। हाँ, लॉफ्टी इंटेंशंस कह सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और इसके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द भी यही भाव दर्शाते हैं। एलिवेटेड मतलब ऊंचा उठावा, ग्रैंड यानी भव्य, नोबल मतलब महान, और हाई रीचिंग यानी ऊंची पहुंच वाला। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। He had lofty dreams of becoming a scientist। मतलब उसके वैज्ञानिक बनने के सपने बहुत ऊंचे थे, महान थे। ये उसके इरादों की क्या कहते हैं, महानता दिखाता है। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण भौतिक ऊंचाई के लिए है। द माउंटेन स्टूड लॉफ्टी अगेंस्ट द स्काई। यहाँ मतलब है कि पहाड़ आसमान के सामने बहुत ऊंचे खड़े थे, उनकी विशालता दिख रही थी। तो ये शब्द सिर्फ इमारतों या पहाड़ों की ऊंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि सोच, सपने और आदर्शों की ऊंचाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। काफी दमदार शब्द है। हाँ, है तो। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, वी आर ऑन अ सेकंड वर्ड नाउ। ये शब्द है अफ्लिक्ट। थोड़ा गंभीर सा लगता है सुनने में। हाँ, क्योंकि इसका मतलब ही पीड़ा या कष्ट से जुड़ा है। AFFILICT का अंग्रेजी अर्थ है टू कॉज पेन और सफरिंग। मतलब किसी को दर्द देना, पीड़ा पहुंचाना या किसी चीज से ग्रस्त होना। ओह, तो हिंदी में हुआ पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना या सताना। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं डिस्टर्ब मतलब परेशान करना, ट्रबल यानी मुसीबत देना, अग्रीव दुख पहुंचाना, हर्ट चोट पहुंचाना। ये सभी किसी न किसी तरह की तकलीफ देने से जुड़े हैं। जैसे इस वाक्य में Many people were afflicted by the sudden flood। इसका मतलब हुआ कि अचानक आई बाढ़ से बहुत से लोग पीड़ित हुए, उन्हें कष्ट पहुंचा। बिल्कुल। एक और उदाहरण देखें। पॉवर्टी कंटिन्यूज टू अफ्लिक्ट मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड। यानी गरीबी आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को सता रही है, उन्हें कष्ट दे रही है। तो ये शब्द अक्सर किसी बड़ी समस्या, बीमारी या प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, जो बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करती है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब ये व्यक्तिगत दुख से ज्यादा सामूहिक पीड़ा को दर्शाता है। इसमें अक्सर एक बाहरी कारण होता है जो कष्ट पहुंचा रहा होता है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है। ऑलराइट, वी आर ऑन अ थर्ड वर्ड नाउ। ये है टॉर्मेंट। इसका मतलब भी पीड़ा है, तो एफ्लिक्ट से ये कैसे अलग है? बढ़िया सवाल है। देखिए, टॉर्मेंट का अंग्रेजी मतलब है सिवियर मेंटल और फिजिकल सफरिंग, यानी बहुत ज्यादा तीव्र मानसिक या शारीरिक पीड़ा या यातना। जबकि एफ्लिक्ट बाहरी कारण से होने वाले कष्ट पर जोर देता है, टॉर्मेंट अक्सर उस कष्ट की गहराई और तीव्रता पर जोर देता है, खासकर मानसिक पीड़ा पर। अच्छा, तो टॉर्मेंट मतलब यातना या तीव्र पीड़ा, ये ज्यादा गहरी और अंदरूनी पीड़ा लगती है। बिल्कुल, इसके सिनोनिम्स भी यही दर्शाते हैं। एगनी यानी अत्यंत पीड़ा, मिजरी मतलब दुख, सफरिंग यानी पीड़ा, और एंग्विश मतलब मनोव्यथा। ये शब्द बहुत गहरे दुख या दर्द को बताते हैं। उदाहरण देखते हैं। द प्रिजनर लिव्ड इन टॉर्मेंट फॉर इयर्स। मतलब कैदी सालों तक गहरी यातना में जिया। ये शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। हाँ। और दूसरा, द लॉस ऑफ हर पेट कॉज्ड हर ग्रेट टॉर्मेंट। यानी अपने पालतू जानवर को खोने से उसे बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा हुई, एक गहरा दुख हुआ। तो अगर बाढ़ से लोग पीड़ित हैं तो वो अफ्लिक्टेड है। हाँ, लेकिन अगर कोई किसी बुरे ख्याल से दिन रात परेशान है तो वो टॉर्मेंटेड है। फर्क समझ आ गया। चलिए अब कुछ अलग तरह के शब्द पर आते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन अ फोर्थ वर्ड नाउ। ये है लर्क।
ये शब्द सुनकर ही थोड़ा रहस्यमयी या डरावना सा लगता है। हाँ, इसमें वो भाव है। लर्क का अंग्रेजी अर्थ है टू हाइड एंड वेट, ऑफन विद अ बैड इंटेंशन। यानी छुपकर इंतजार करना, अक्सर किसी बुरे इरादे से, घात लगाना। हाँ, हिंदी में कहेंगे छुपकर इंतजार करना या घात लगाना। सही। इसके सिनोनिम्स है स्कल्क यानी चुपके से फिरना, हाइड छिपना, स्नीक मतलब चुपके से जाना, वेट इंतजार करना। इनमें छिपने और इंतजार करने का भाव है, अक्सर नकारात्मक संदर्भ में। जैसे डेंजर सीम टू लर्क इन द डार्क फॉरेस्ट, मतलब ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे जंगल में खतरा छिपा हुआ है, घाट लगाए बैठा है। बिल्कुल। और एक उदाहरण, अ थीफ वॉज फाउंड लर्किंग नियर द शॉप, यानी एक चोर दुकान के पास छिपकर मौके का इंतजार करता हुआ पाया गया। इसमें एक स्थिरता का भाव है ना, कोई एक जगह छिपा हुआ है और इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये स्थिरता इसे अगले शब्द से अलग करती है। तो अगला शब्द क्या है? ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फिफ्थ वर्ड नाउ। ये है प्राउल। ये भी कुछ लर्क जैसा ही लग रहा है। थोड़ा मिलता जुलता है, पर हाँ, फर्क है। प्राउल का अंग्रेजी अर्थ है टू मूव अराउंड स्टेल्थीली लाइक हंटिंग, यानी चुपके चुपके दबे पांव घूमना, खासकर शिकार की तलाश में या कुछ खोजने के लिए। लर्क में स्थिरता थी, प्राउल में गति है। अच्छा, तो हिंदी में कहेंगे शिकार की तलाश में घूमना या चुपके से गश्त लगाना। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं रोम यानी घूमना, क्रीप मतलब रेंगना या दबे पांव चलना, पट्रोल गश्त लगाना, हंट शिकार करना। ये शब्द चुपके से घूमने या तलाशने का भाव देते हैं। जैसे अ टाइगर वॉज सीन प्राउलिंग अराउंड द विलेज, यानी एक बाघ को गांव के आसपास शिकार की तलाश में चुपके से घूमते हुए देखा गया। वो एक जगह छिपा नहीं था, घूम रहा था। बिल्कुल। या फिर पुलिस कार्स प्राउल द स्ट्रीट्स एट नाइट। यहाँ मतलब है कि पुलिस की गाड़ियां रात में सड़कों पर चुपके से गश्त लगाती हैं, नजर रखते हुए। यहाँ भी गति है। तो लर्क यानी एक जगह छिपकर इंतजार करना, और प्राउल यानी चुपके चुपके घूमना, तलाशना। जैसे बिल्ली शिकार के लिए प्राउल करती है। हाँ, और चोर कोने में लर्क करता है। एकदम सही उदाहरण। ये फर्क साफ करता है। वाह आधा सफर पूरा। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सिक्स्थ वर्ड नाउ। ये शब्द है लैविश। ये तो काफी सुना हुआ लगता है, खासकर पार्टियों और शादियों के संदर्भ में। हाँ, ये काफी आम शब्द है। बिल्कुल। लैविश का अंग्रेजी अर्थ है रिच, लग्जूरियस और एक्सट्रावेगेंट, यानी कोई चीज जो बहुत अमीर हो, शानदार हो, ये जिस पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया हो, भव्य। हिंदी में मतलब हुआ भव्य, शानदार या अत्यधिक खर्चीला। हाँ, इसके सिनोनिम्स भी यही बताते हैं। एक्सट्रावेगेंट यानी फिजूल खर्च, जेनरस मतलब उदार जब देने के संदर्भ में हो, ऑप्युलेंट यानी ऐश्वर्यशाली, और ग्रैंड मतलब भव्य। उदाहरण देखें, ही थ्रू अ लैविश पार्टी फॉर हिज वेडिंग, मतलब उसने अपनी शादी के लिए एक बेहद भव्य खर्चीली पार्टी दी। बिल्कुल। और दूसरा, द किंग लिव्ड इन अ लैविश पैलेस, यानी राजा एक शानदार भव्य महल में रहता था। इस शब्द के दो पहलू हो सकते हैं ना। एक तरफ तो ये उदारता या शान दिखा सकता है, जैसे किसी को लैविश गिफ्ट्स देना। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये फिजूल खर्ची या जरूरत से ज्यादा दिखावे का भी प्रतीक हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे लैविश स्पेंडिंग अक्सर नकारात्मक होता है। हाँ, सही बात है, समझ गया। अब आते हैं एक और गंभीर शब्द पर। ऑलराइट, वी आर ऑन अ सेवेंथ वर्ड नाउ। ये है मैलिग्नेंट। ये शब्द सुनते ही थोड़ी चिंता होती है। हाँ, क्योंकि ये अक्सर गंभीर और नकारात्मक चीजों से जुड़ा होता है। मैलिग्नेंट का अंग्रेजी अर्थ है हार्मफुल, इविल इन नेचर और कैंसरस, यानी कोई चीज जो हानिकारक हो, स्वभाव से बुरी या दुष्ट हो, या फिर कैंसर जैसी घातक बीमारी से संबंधित हो। तो हिंदी में अर्थ हुआ घातक, नुकसानदेह या दुष्ट। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं डेडली यानी जानलेवा, हार्मफुल मतलब हानिकारक, इविल बुरा, और मलिशियस मतलब दुर्भावनापूर्ण। ये सभी शब्द गंभीर खतरे या बुराई का संकेत देते हैं। इसका एक आम प्रयोग चिकित्सा में है। द डॉक्टर कन्फर्म्ड इट वॉज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब डॉक्टर ने पुष्टि की कि वो ट्यूमर घातक था, यानी कैंसर वाला था। बिल्कुल। और दूसरा प्रयोग किसी के स्वभाव या इरादे के लिए हो सकता है। ही गेव हर अ मैलिग्नेंट स्माइल फुल ऑफ हेट्रेड, यानी उसने नफरत से भरी एक दुष्ट, दुर्भावनापूर्ण मुस्कान दी। ये वाकई एक गंभीर शब्द है, चाहे स्वास्थ्य के संदर्भ में हो या किसी के व्यवहार के।
ये हमेशा नकारात्मक और खतरनाक चीज की ओर इशारा करता है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। चलिए अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो जरूरत या अनिवार्यता बताता है। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 8th वर्ड नाउ। शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का अंग्रेजी अर्थ है एब्सोल्युटली नेसेसरी और ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कोई चीज जो बिल्कुल जरूरी हो, अनिवार्य हो या बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जिसके बिना काम ना चले। हिंदी में कहेंगे अनिवार्य, अत्यावश्यक या परमावश्यक। सही। इसके सिनोनिम्स हैं वाइटल मतलब अति महत्वपूर्ण, क्रूशल यानी निर्णायक या बहुत जरूरी, एसेंशियल आवश्यक और नेसेसरी जरूरी। ये सभी किसी चीज की परम आवश्यकता पर जोर देते हैं। जैसे ये उदाहरण, इट इज इम्पेरेटिव टू वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग, मतलब बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। या फिर ये ऑनेस्टी इज इम्पेरेटिव फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, यानी विश्वास बनाने के लिए ईमानदारी अत्यावश्यक है, इसके बिना विश्वास नहीं बन सकता। तो जब किसी काम को करना बेहद जरूरी हो या कोई चीज सफलता या सुरक्षा के लिए बिल्कुल आवश्यक हो, तब इम्पेरेटिव का इस्तेमाल होता है। ये किसी सलाह से ज्यादा मजबूत है ना? ये एक तरह की जरूरत बताता है। हाँ, ये अर्जेंसी या महत्व को रेखांकित करता है। बढ़िया। बस 2 शब्द और। ऑलराइट, वी आर ऑन अ 9th वर्ड नाउ। ये है मंच। ये तो मजेदार शब्द लग रहा है। हाँ, ये खाने से जुड़ा है और थोड़ा अनौपचारिक सा है। मंच का अंग्रेजी अर्थ है टू ईट समथिंग विथ स्टेडी चूइंग, यानी किसी चीज को लगातार चबा चबा कर खाना, अक्सर थोड़े शोर के साथ। हिंदी में कहेंगे चबाकर खाना, कुतरना। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं चू चबाना, बाइट काटना, क्रंच कुरकुराना, गॉबल गटकना। मंच में अक्सर स्नैक्स या कुछ कुरकुरी चीज खाने का भाव होता है। जैसे ही वॉज मंचिंग पॉपकॉर्न ड्यूरिंग द मूवी, मतलब वो फिल्म के दौरान पॉपकॉर्न चबा चबा के खा रहा था। मंच मंच मंच, आवाज भी आती है। हाँ, आवाज का एहसास होता है। दूसरा उदाहरण, चिल्ड्रन लव टू मंच ऑन चिप्स, यानी बच्चों को चिप्स चबाकर खाना बहुत पसंद है। ये शब्द सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, काफी हल्का फुल्का और रोजमर्रा का शब्द है। तो और अब आज का आखिरी शब्द। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 10th वर्ड नाउ। ये है बर्प। मंच के बाद शायद यही आता है। बिल्कुल। बर्प का अंग्रेजी अर्थ है टू रिलीज एयर नॉइजली फ्रॉम द स्टमक थ्रू द माउथ, यानी पेट से हवा का आवाज के साथ मुंह से बाहर निकलना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं डकार लेना। हाँ, इसका सबसे करीबी सिनोनिम है बेल्च। दूसरे मिलते जुलते शब्द हैं गैस, गैस छोड़ना, रिलीज निकालना, एक्सपेल बाहर निकालना। उदाहरण, आफ्टर ड्रिंकिंग सोडा ही गेव अ लाउड बर्प, मतलब सोडा पीने के बाद उसने जोर से डकार ली। और एक आम उदाहरण, बेबीज ऑफन बर्प आफ्टर फीडिंग, यानी बच्चों को अक्सर दूध पिलाने के बाद डकार दिलाई जाती है या वे लेते हैं। ये एक सामान्य शारीरिक क्रिया है। हालांकि जोर से डकार लेना कई बार सामाजिक तौर पर ठीक नहीं माना जाता। लेकिन शब्द तो जानना जरूरी है, मंच और बर्प साथ साथ। हाँ बिल्कुल। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। तो अब हमने 10 शब्द सीख लिए। लॉफ्टी, एफ्लिक्ट, टॉर्मेंट, लर्क, प्राउल, लैविश, मैलिग्नेंट, इम्पेरेटिव, मंच और बर्प। अब इन सबको एक कहानी में पिरोने का समय आ गया है। हाँ, कहानी सुनने के लिए तैयार? इससे ये शब्द दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएंगे। चलिए सुनाइए। तो कहानी कुछ इस तरह है। एक समय की बात है, एक राज्य था जहां एक राजा अपने लॉफ्टी यानी ऊंचे और भव्य महल में रहता था। राजा वैसे तो नेक इरादे रखता था, लेकिन उसे लैविश यानी शानदार और खर्चीली दावतों का बहुत शौक था। महल में हर तरफ शान और शौकत बिखरी रहती थी, लेकिन महल की दीवारों के बाहर उसकी प्रजा अकाल और अजीब बीमारियों से अफ्लिक्टेड यानी बुरी तरह पीड़ित थी। लोगों के दिलों में एक गहरा टॉर्मेंट यानी संताप भरा हुआ था। ओह, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। राजा अपनी दुनिया में मग्न और प्रजा बेहाल। हाँ, यही विडंबना थी। एक रात राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे अंधेरे में कोई लड़किंग यानी छिपकर उसे देख रहा है। फिर उसने देखा कि एक साया पेड़ों के बीच प्राउलिंग यानी चुपके से घूम रहा था। राजा थोड़ा डरा, पर वो कोई चोर नहीं बल्कि एक बूढ़ा साधु था। साधु? कहानी में साधु का आना मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे राज्य पर एक मलिग्नेंट यानी घातक संकट मंडरा रहा है। अकाल और बीमारी एक बुरी छाया की तरह फैल रही हैं।
ये इम्पेरेटिव यानी अत्यावश्यक है कि तुम अपनी प्रजा की सुध लो, वरना सब नष्ट हो जाएगा। राजा ने साधु की बात पहले तो अनसुनी कर दी। वो वापस अपने कमरे में गया और सोने की तश्तरी में रखे अंगूर मंच करने लगा, यानी मजे से चबाकर खाने लगा। लेकिन उसे हैरानी हुई कि अंगूर बेस्वाद लग रहे थे। तभी उसे जोर से बर पाया, यानी डकार आई। दरबारी हंस पड़े, पर राजा के मन में साधु की बात अटक गई। कहते हैं ना, कभी कभी डकार भी आपको सच्चाई का एहसास करा देती है। हाँ, शायद वो बदहजमी नहीं, अंतरात्मा की आवाज थी। साधु ने एक प्रेरक विचार भी दिया होगा राजा को। हाँ बिल्कुल। साधु ने जाते जाते कहा था, एक राजा की असली महानता और लॉफ्टी विचार उसके महलों और या लैविश दावतों में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की मुस्कान में झलकते हैं। जब प्रजा अफ्लिक्टेड ना हो, किसी टॉर्मेंट में ना हो, जब राज्य में डर लर्क न कर रहा हो और खुशियां प्रॉल कर रही हों, जब कोई मलिग्नेंट इरादा कामयाब ना हो, तब समझना कि तुम्हारा राज सफल है। उनकी देखभाल करना ही तुम्हारा इम्पेरेटिव कर्तव्य है। ये बात राजा को कचोटती रही। उसे रात भर नींद नहीं आई। वो बस महल में अंगूर मंच करता रहा और साधु के शब्दों पर सोचता रहा, और हाँ, बीच बीच में बर्फ भी करता रहा। कहानी में सीख भी है और थोड़ी हंसी भी, और सारे शब्द कितने अच्छे से इस्तेमाल हो गए। लॉफ्टी महल और विचार, लैविश दावतें, अफ्लिक्टेड प्रजा, उनका टॉर्मेंट, लर्किंग डर और प्राउलिंग खुशियां, मलिग्नेंट संकट, इम्पेरेटिव कर्तव्य, मंच करना और बर्फ आना, सब आ गए। और बर्फ से जुड़ा हुआ। एक क्लास में टीचर ने पूछा, बच्चों मंच के बाद व्याकरण के हिसाब से क्या आना चाहिए? एक शरारती बच्चा खड़ा होकर बोला, सर जाहिर है बर्फ, क्योंकि व्याकरण के नियम भी पाचन के नियमों का पालन करते हैं। वाह, ये तो कमाल का जवाब था। लगता है इस बच्चे ने आज का पाठ ध्यान से सुना था। तो चलिए एक बार जल्दी से आज सीखे गए सभी 10 शब्दों को दोहरा लेते हैं। लॉफ्टी, अफ्लिक्ट, टॉर्मेंट, लर्क, प्राउल, लैविश, मिलिग्नेंट, इम्पेरेटिव, मंच, बर्प। और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक मजेदार सवाल। आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्प या काम का लगा, और वो उसे अपनी बातचीत में कैसे इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं? सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और अधिक ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।